जो ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर होता है वह एक फेज वायर होता है और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ट्रेन के ट्रैक से मिलता है। जो ओवरहेड वायर होता है उसमें 25 किलोवाट की सप्लाई दी जाती है और हर 40 से 60 किलोमीटर के बीच में रेलवे का पावर हाउस होता है जो इस कॉन्टैक्ट वायर को सप्लाई देता है। तो जो भी ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को 25 केवी तक डाउन करता है उसके फेज वायर को तो कॉन्टैक्ट वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और न्यूट्रल वायर को उसको सॉलिडली ट्रेन के ट्रैक से कॉन्टैक्ट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर रहता है। यह ट्रांसफॉर्मर पेंटोग्राफ के थ्रू फेज वायर लेता है और जो ट्रेन के व्हील है उनके थ्रू न्यूट्रल वायर लेता है जो फेज वायर को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है। अब यह ट्रेन के इंजन में जो ट्रांसफॉर्मर रखा है यह 25 किलोवोल्ट को 600 वोल्ट तक स्टेप डाउन करता है और फिर रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यदि ट्रेन में डीसी मोटर यूज हुई है तो डीसी मोटर को सप्लाई दे दी जाती है और यदि एसी मोटर है तो यहाँ पर इन्वर्टर को काम में लिया जाता है और इसी डीसी को 3 फेज एसी में बदल दिया जाता है और फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करवाया जाता है जो ट्रेन के व्हील से जुड़ी रहती है। अब यह जो भी प्रोसेस है इसमें जो फेज वायर है वह कहीं भी ट्रेन की बॉडी से नहीं जुड़ा रहता है। जो भी सप्लाई आती है वह कहीं से भी ट्रेन की बॉडी को टच नहीं रहती है, प्रॉपर्ली इंसुलेटेड रहती है। और बाई चांस यदि कॉन्टैक्ट वायर टूट जाता है वो ट्रेन पर गिर जाता है तो ट्रेन की बॉडी में करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन जो पावर स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं वह तुरंत सर्किट को बंद कर देंगे जिससे ट्रेन की बॉडी में तो करंट फ्लो होने का कोई भी चांस नहीं है। और सेकंड थिंग, ट्रेन के ऊपर ही पेंटोग्राफ के बाद में एक सर्किट ब्रेकर लगा रहता है तो इमरजेंसी कंडीशन में यह सर्किट ब्रेकर भी ओपन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम सिंगल फेज को पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो इन्वर्टर के थ्रू 3 फेज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर मोटर को रन करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जब ट्रेन का ट्रैक फेज को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करवाता है तो यदि बाई चांस हम ट्रेन के ट्रैक से टच हो गए तो क्या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? देखिए, इसका भी कोई चांस नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा क्योंकि ट्रेन का पूरा ट्रैक हर थोड़ी सी दूर के बाद में एक एल्यूमिनियम की रोड से ग्राउंड किया रहता है। तो जो भी करंट होता है वह जमीन में चला जाता है क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ सेलेक्ट करता है और हमारी जो बॉडी है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा करंट है वह पूरा का पूरा जमीन में ही चला जाएगा। अब यह जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इसमें एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है और वह प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होती है वह वेट में हल्की होती है क्योंकि इनके अंदर वजन मोटर का और ट्रांसफॉर्मर रखे हैं उन्हीं का होगा तो इनका वजन ज्यादा नहीं होगा। जबकि पावर इस मोटर के पास में बहुत है पर जब तक इस मोटर पर लोड नहीं पड़ेगा तब तक यह ज्यादा टॉर्क जनरेट नहीं करेगी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो ट्रेन के व्हील है वह ट्रेन बहुत ज्यादा हेवी होती है तो वहीं पर स्लिप होने लग जाएंगे जिससे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए एक तो जो ट्रेन की बोगी है जहां पर यह जो कंट्रोल सेटअप रहता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का वहां पर हेवी वेट रखे जाते हैं ताकि व्हील्स में स्लिप क्रिएट ना हो और मोटर का टॉर्क भी इससे इंप्रूव होता है। और यदि फिर भी व्हील स्लिप होते हैं तो इन व्हील्स के जस्ट सामने सैंड बॉक्स लगा रहता है। जब व्हील स्लिप होते हैं तो इस सैंड बॉक्स से बालू रेत निकलती है जो एकदम सूखी रहती है और यह बालू रेत व्हील्स और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करती है जिससे व्हील स्लिपिंग कम होती है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिन जिन लोकोमोटिव के अंदर ही इंजन लगा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वह ज्यादा पावरफुल होती है प्योर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से, क्योंकि डीजल इंजन वाली लोकोमोटिव जो ट्रैक्शन मोटर है उस पर फुल लोड डालकर रखती है जिससे वे ज्यादा पावर जनरेट करती है। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की एक चीज और नोटिस की होगी, इनके अंदर डीजल इंजन नहीं होता फिर भी यह आवाज करती है। वह इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर और जो इन्वर्टर है उसको कूलिंग के लिए इसके अंदर फैन चलते रहते हैं तो उन्हीं से आवाज होती रहती है।